सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सो हम लोग कहाँ पर थे? वेस्टर्न मॉडल पर। तो उन्होंने ये बताया कि हम रूल्स रेगुलेशन तो बनाएंगे, रिस्क बेस्ड अप्रोच भी रखेंगे, लेकिन अगर वो सोसाइटी उसको कंपाइल करेगी तो ही एआई जनरेट होगी। मीन्स एआई का यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको वायलेट करोगे तो पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। तो वही ईस्टर्न मॉडल ऑफ बात करता है मोर ओपन and embrace the overlap between the legality of rules and the morality of the rules. मीन्स ईस्टर्न जो मॉडल है ना, वो आपके मोरालिटी को भी देखता है, ठीक है, उसके साथ साथ रूल्स भी हो। तो आप ये कह सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिटरमाइन हो रहे हैं उसका बेसिस क्या होगा? मोरालिटी। और आगे यहीं पर बात कर रहे हैं कि इन इंडिया was ancient system legal were so profoundly successful because there was a clear indication of the end to be achieved. एक डिबेट चलती है एंड वर्सेस मीन की, क्या हम एंड को जस्टिफाई करें या मीन को जस्टिफाई करें, क्योंकि एंड गोल तो पाना है, एंड गोल तो मिलना ही है। तो कहते हैं कि मीन वर्सेस एंड, कि आप उस एंड को पाने के लिए किस तरीके से काम करते हैं, आपका मीन एथिकल है या नहीं। BC रिपीटेड इकोज ऑफ दीज इन द पांडवा एग्जाइल में। ऐसे हम लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर हम लोगों ने मीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एज कम्पेयर टू द एंड, लाइक अशोका एडिक्ट। इवन चाइना का एग्जाम्पल ले तो वहां पर एम्परर बूढ़ी, उन्होंने अपनी सिस्टर को भी मीन्स के अंडर में रखा। उन्होंने ये भी बताया कि एक एम्परर को कैसे अपने गोल को तो अचीव करना ही है विथ मोरली एथिकल कंडक्ट, उन्होंने ये भी बोला। आगे चले, क्यू फ्रॉम द जुडिशियल जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड जज हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने भी ये बोला कि हम लोग डेलिबरेटली यू वेस्टर्न लीगल सिस्टम को कॉपी पेस्ट करने का सोचते रहते हैं। हमको ऐसा करने का कोई नहीं, क्योंकि हमको खुद की अपनी कितनी जरूरत है, कितना एडवांसमेंट है, ये सब करने का ट्राई करना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला, इट इज फॉर इंडिया टू फ्रेम इट्स रेगुलेशन डू बी सेलिब्रियसली कॉपी द बेस्ट एंड फ्रेम लेंदी प्रोक्लेमेशन। And last one, the time has come for India to have regulation in a manner that consistent with the Indian ethos. Why and for India? So basically हमको इंडिया को अपने इथोस, अपनी रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस बाय इंडियंस को ऐसी सेट करना चाहिए जिससे कि हमारी जो इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव स्किल एंड फेयरनेस एजुकेशन की फील्ड में, ह्यूमन सेंट्रिसिटी की फील्ड में वो कंप्रोमाइज नहीं हो, लेकिन हाँ जो बढ़ते हुए चैलेंजेस भी हैं उसको भी हम लोग टैकल कर सकें। सो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्पज से, क्योंकि अभी आप देखोगे ना 2023 में ये बहुत ही न्यूज में रहा है, और 2024 जब ये हमेशा ही, जब तक ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती रहेगी तब तक ये इम्पोर्टेंट ही रहेगा। बेसिक और मोस्ट मेंस पर्पज से GS3 साइंस। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल को। सो ये क्रॉस द बॉर्डर्स इन द इंडस वाटर ट्रीटी, ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आर्टिकल है, और इसमें इन्होंने बताया कि इंडियन वाटर ट्रीटी ब्रोकर विद द वर्ल्ड बैंक एक मीडिएटर की काम करता है। उन्होंने बताया इंडिया के पास रावी, व्यास एंड सतलज, तो वहीं पाकिस्तान के पास CJI मीन्स चेनाब, झेलम एंड इंडस का वाटर यूज करने की फैसिलिटी है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। द इशू इज इंडिया साइडेड प्रोज द कोर ऑफ इशू, इसमें बताया कि ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है दोनों में, इंडिया एंड पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया किशन गंगा एंड रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में एक्सेसिव वाटर यूज करे, जो कि पाकिस्तान से डाइवर्टेड होकर इंडिया की ओर आता है। और वहीं इंडिया इन प्रोजेक्ट को, जो कि किशन गंगा पावर प्लांट एंड रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, अपने डेवलपमेंट में, अपनी एनर्जी फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानती है। तो वो नहीं चाहती कि इसमें कोई हर्डल हो। लेकिन प्रोविजन आउटलाइन इन एनेक्सर D ऑफ द ट्रीटी, पाकिस्तान इस चीज को लेकर
हमेशा वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की भी उसने डिमांड की। जब उसने डिमांड की थी 2013 में, तो उसके कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी ये रूलिंग दी थी कि ओके, इंडिया इज यूजिंग द पावर, इंडिया इज यूजिंग द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर while diverting किशनगंगा नीलम ट्रिब्यूटरी, लेकिन वो भी मेंटेन करके मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर होना चाहिए, इससे एक्सेसिव लॉस ना हो जापान को। दिल्ली एंड इस्लामाबाद could not resolve the other three matters relating to Pondi's and spillway। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि स्पेसिफिकली कौन सी प्रॉब्लम है जो इंडिया वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान को सॉर्ट आउट नहीं करने दे रही है इंडस वाटर ट्रीटी में, तो आप एक बोलोगे पॉन्डिस की प्रॉब्लम। पॉन्डिस मीन्स होता है कि कोई एरिया का जो पानी जा रहा है ना, कोई भी वाटर बॉडीज का, उसका कुछ पानी इकट्ठा करके आप डेफिशिएंट वाटर डेफिशिएंट लाइक कंडीशन में जब पानी नहीं बरसता है तो उसमें यूज कर सकते हैं, तो पॉन्डेज है। और इस पर भी कंफ्यूगेशन आप देखोगे कि जब ये पानी कोई डैम वगैरह से ये नीचे उतरता है, तो ऐसी कंडीशन में ये पानी उतरता है। तो ये दो कंडीशंस को, ऐसी कंडीशन है जो जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। अब हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी में क्या इंडिया के स्टैंड है। इंडिया ने साफ India's objection confirmed its competence to consider and resolve the dispute raised by Pakistan. India has been abstaining from participating in the proceeding at the PC and did not attend the present proceeding as well। अभी जो कि ऑन जुलाई 6 2023 में इंडिया ने PCA मीन्स परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की है। That it is competent to, इंडिया का कहना है that it is competent to consider and determine the dispute set forth in Pakistan's request for arbitration। After the PCA made its observation, India said that it cannot be compelled to recognize or participate in illegal and parallel proceeding and not emphasize by the treaty। इंडिया का बेसिकली ये कहना है कि हम जो इस ट्रेटी में जो प्रोसीजर हैंडल करने के लिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम सुनने के लिए जो प्रोसीजर हो हम उसको फॉलो करेंगे, ना कि किसी को भी कोई परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कोई मीटिंग कोई कंपेल नहीं कर सकता है जब तक भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर अपहेल्ड ना की गई हो। अब इसमें आगे ये बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बोले गए हैं, तो आप देखो ना, इसमें बोला है कि रिविजिट करो इंडस वाटर ट्रीटी को। इसमें बोला है कि कोर्ट के पास, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इन लोगों के पास जाने से अच्छा है इंडस वाटर ट्रीटी को आप इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन एंड नो हार्म रूल के बेसिस पर रिविजिट करो। मीन्स दोनों पार्टी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी कंसेंसस बेस्ड अप्रोच अपनाइए। दूसरे इसमें बोला गया है कि लोकल स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेशन करवाएं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या चाहिए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के क्लाइमेट एक्सपर्ट्स को, टेक्नोक्रेट्स को, प्रोफेशनल साइंटिस्ट, इन दोनों की एक इनफॉर्मल मीटिंग कराई जाए, मतलब पता तो चले ये लोगों की क्या आपस में प्रॉब्लम है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चेंज होना चाहिए ये। और थर्ड इसमें बोला टू मेक द IWT वर्क देयर इज अ नीड टू एक्सप्लोर कॉपरेशन मेंशन अंडर द आर्टिकल 6-7 ऑफ द IWT। तो एक ये सॉल्यूशन है। फाइनली इसमें ये बोला गया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 60 साल पहले बनी थी, उसमें चेंज विद चेंजिंग इन्वायरमेंट विद इंडस बेसिन रिवर रीजन जो कि चेंज हो गई, उसकी स्लोप चेंज हो गई, उसका डायरेक्शन चेंज हो गई, उसके हिसाब से चेंज होना जरूरी है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, रिवर सिस्टम को लेकर। प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इंडो, जैसे कि GS1 GS2 में इंडस इंडस इंटरनेशनल रिलेशन का है, बायलैटरल रिलेशनशिप, तो उसमें इंडो पाकिस्तान को बेस बना के क्वेश्चन डायरेक्ट किया जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी आज तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या करना है हम लोग को। तो इसको आप एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके पॉइंट आप लिख सकते हो जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
सो अंडरस्टैंडिंग कर्व्स ऑन राइस एक्सपोर्ट्स, जैसे कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो व्हाइट राइस है उसका एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, और जो पार्बोइल्ड राइस होते हैं उनको थोड़ा सा उबाल करके उनको सुखा करके फिर बेचा जाता है, जिससे वो टूटे ना, शाइनिंग आए उनमें, उन पे 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। और वहीं पर उन्होंने ये भी बोला कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट करने को रेडी हैं अगर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बासमती राइस का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $1,200 पर टन और उससे ज्यादा होगा तब। इंडिया इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर विथ 45% शेयर इन वर्ल्ड। फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर स्टिल राइस की प्राइस जो है बहुत हाई है, जो कि इन्फ्लेशन को भी प्रॉब्लम में डाल रही है। सिर्फ बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेंस में भी आप कह सकते हो कि कैसे अगर इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बैन कर दे इन राइस सेक्टर में, इन व्हीट सेक्टर में, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस हिसाब से ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट आर द चेंजेस टू द प्रोसीड्स फॉर सेल ऑफ सिम कार्ड्स। तो बेसिकली जो कि हमारे टेलीकॉम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। पहला ये कि जो रिटेलर बल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ सिम कार्ड्स अलाउ करते हैं, मतलब जो बल्क में लेकर आते हैं सिम कार्ड्स, एंड दूसरा एंड रेस्ट्रिक्टिंग द फाइनल पॉइंट ऑफ सेल बाय द लाइसेंसी प्रोवाइडर। मीन्स पहले का जो कि बल्क में लेकर आते हैं सिम कार्ड, वो जो उनको ये प्रोवाइड करवाते हैं, वो उन दोनों का रजिस्ट्रेशन होगा। कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा? विद द लाइसेंसी और द टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर, वहां पर। और ये इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, जो कि मैंडेटरी होती है। अब बात ये होती है उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का कहना है कि 20% ऑफ बल्क प्रोक्योर्ड सिम वर मिस यूज हुए हैं, जो बल्क प्रोक्योर्ड करके सिम कार्ड्स यूज हुए हैं। और a lot of SIM would be required and then they would make automated calls using a SIM box। तो ये बेसिकली साइबर क्राइम को रोकने के लिए वो किया है, और एक मेंटेन रहे रजिस्टरिंग के थ्रू कि कौन कितनी सिम ले रहा है, किस पर्पस से ले रहा है, कैसे क्या है। तो एक मिनिस्ट्री ने एक कदम उठाया है, ये आपके GS3 में इम्पोर्टेंट रहेगा वो साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो एनर्जी टाइज बिटवीन इंडिया और रशिया टू इंक्रीज दिस ईयर, सेज मॉस्को स्ट्रेट चीफ। तो आर्टिकल बेसिकली ये बता रहा है कि 70 एनिवर्सरी ऑफ द कमर्शियल टाइज रशिया इंडिया विल लॉन्च मेजर एनर्जी इनिशिएटिव, लॉन्च करेगी एट द 70th एनिवर्सरी ऑफ कमर्शियल टाइज ऑफ रशिया एंड इंडिया। और उन्होंने ये भी बताया है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, फूड इंडस्ट्री, इनमें रशिया इन्वेस्टमेंट करेगी। और वहीं दूसरी ओर, इन द context of development of Russian Indian business relation against the background of the withdrawal of the some Western companies from the Russia, तो इंडियन बिजनेस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट रहेंगी, लाइक जो कि वेस्टर्न सैंक्शन के बाद कंपनीज ने वहां पर छोड़ दिया, जिसमें आपकी ऑयल प्रोडक्शन सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, केमिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, डायमंड कटिंग इंडस्ट्रीज में। इसमें इंडिया ने रशिया में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? अराउंड $14 बिलियन, और जो कि आगे भी बढ़ता रहेगा। While India Russia energy trade has increased since the beginning of the 2020। तो ये ट्रेड चीफ ने ये बोला है कि जैसे कि
वेस्टर्न ने हमारा रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे, तो जो वेस्टर्न कंपनीज हैं रशिया में, उन्होंने वहां वहां से वापस जाना स्टार्ट कर दिया था। तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था इन इन रशिया, तो उसको कैसे फिलअप किया इंडिया ने। अराउंड 14 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इन रशिया डन बाई इंडियन इन्वेस्टमेंट। दिस ह्यूज ह्यूज इन्वेस्टमेंट डन बाई इंडिया। और जो कि उन्होंने ये भी बताया कि ये ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है यूक्रेन वार के बाद। जैसे पता ही है सैंक्शन लगाए वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये इंडो रशिया जो GS2 में आपके इंटरनेशनल रिलेशन में यूज होगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इससे आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो कि कैसा है, क्या कौन कौन सी फील्ड यूज में आएंगी, क्या क्या करना है। ये पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो स्मूथ ऑपरेशन ऑफ लैम्प क्रिटिकल टू आदित्य L1 सक्सेस, द ISRO विल यूजिंग अ लिक्विड एपोजी मोटर। एक न्यू टर्म है, इसको ध्यान में रखे ना। आइडेंटिकल टू द वन यूज इन द मार्स, ये वही प्रोडक्ट या मोटर होगी जिसको इसरो ने पहले मार्स और मून के मिशन में भी यूज किया है। और इसके काम क्या होगा, विल बी शट डाउन फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ द 4th मंथ जर्नी। देखते हैं। द स्मॉल बट पावरफुल इंजन गोइंग बाय द LAM लिक्विड अपोजी मोटर will in the upcoming आदित्य L1 सक्सेस टू स्टडी द सन। जैसे आपको पता है आदित्य L1 इसरो ने बोला 2 सितंबर को लॉन्च करेंगे, जो कि पहली ऑब्जर्वेटरी रहेगी जो स्टडी करेगी सन को। आज तक इंडिया की तरफ से या इसरो की तरफ से कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च नहीं किया गया जो सन की स्टडी करने के लिए यूज हो। सो ये प्रोपोल्सन लिक्विड प्रोपोल्सन सिस्टम सेंटर इसरो का ही है। उसने ये लैम्प बनाया है, लिक्विड अपोजिंग मोटर। इसका यूज पहले इसरो ने मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान एंड चंद्रयान 3 में भी कर लिया था। लैम्प इंजन आर यूज फॉर ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मैन्यूवर्स ऑफ सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट। तो इसका बेसिकली यूज यही होता है, जब सैटेलाइट या फिर कोई रोवर इंजन को हम लोग ऑर्बिट में डालते हैं, ऑर्बिट के में डालते हैं ना, तो उसको कैसे एडजस्ट करना हो, ये इसी का काम रहता है। The mission using a polar satellite launch vehicle PSLV-XL से आदित्य L1 का लॉन्च व्हीकल रहेगा PSLV-XL। लेकिन इसरो का ये भी कहना है कि इसमें इतनी आसानी से नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि सन की स्टडी करना इतना इजी तो होता नहीं है। द बिग चैलेंज बिफोर इसरो इज स्टार्टिंग लैम्प एट द प्रिसाइज मोमेंट। उस प्रिसाइज मोमेंट पर उसको शट डाउन करना एंड ओपन करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आदित्य L1 मिशन में 7 साइंटिफिक पेलोड्स होंगे। सो ये न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्पेशली ये टर्म लिक्विड अपोजिंग मोटर, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें ना आप। इस पर देखते रहना, आर्टिकल्स आते रहेंगे, आप न्यूज देखते रहना, जो कि GS3 में साइंस इंडिया एडवांसमेंट इन साइंस फील्ड में यूज रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। क्रोनोग्राफ of Aditya L1 will send 1400 images of sun. BELC Visible Emission Line Chronograph, the primary payload, जो कि आदित्य L1 मिशन में यूज हो रहा है और जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है, जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है, will be able to observe the corona continuously from the Lagrange point। सी आपको पता है कि L1 पॉइंट जो अर्थ और सन के सिस्टम के बीच में जो 5 पॉइंट रहते हैं, उनमें से एक L1 पॉइंट लैग्रांज पॉइंट है। इसी में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर रहा है इसरो, विच इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ की डिस्टेंस। तो कोरोना फ्रॉम लैग्रांज पॉइंट को फोटोज को कैप्चर करेगा, ऑब्जर्व करेगा
There will be 6 other payloads on board the Aditya L1 whose mission life is 5 years. तो माना जाता है कि आदित्य L1 मिशन की लाइफ ईयर्स 5 ईयर्स 5 साल तक होगी. देखना होगा इसमें क्या क्या एडवांसमेंट होंगे. सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इम्पोर्टेंट है. अब देखते हैं अब हमारे लास्ट. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, एडिटोरियल डिस्कशन ये सब अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल. थैंक यू. कीप वॉचिंग.